नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित डांगे आप सभी का ऑर्थोवेद आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है वह हर 10 भारतीय में से एक व्यक्ति को होने वाला या हर 10 भारतीय महिलाओं में हर 3 महिलाओं को होने वाला जो व्याधि है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह विषय है थायराइड डिसऑर्डर। जी हाँ, क्या होता है थायराइड डिसऑर्डर में, ये इतना कॉमन क्यों है, या पिछले 5-7 सालों में ये इतनी ज़्यादा वारदात में क्यों बढ़ा है, इसके लक्षण क्या होते हैं। आप सभी के आसपास, आप में से कुछ लोग या आप सभी के आसपास कोई ना कोई ऐसा रुग्ण होगा ही जो थायराइड से ग्रसित है। इन लोगों में मुख्य क्या लक्षण पाए जाते हैं? इन लोगों में यह लक्षण पाए जाते हैं कि इनका वजन अचानक से बढ़ने लगता है। अब आप कहोगे डॉक्टर वजन तो हमारा भी बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। रोज की वही दिनचर्या है, परंतु पिछले कुछ महीनों में या पिछले 1-1.5 साल में अत्यल्प काल में आपका वज़न सिग्निफिकेंटली अगर बढ़ गया हो तो वो थायराइड के कारण हो सकता है। आपको अचानक से थकान महसूस होने लगे, वही काम आप कर रहे हो फिर भी आपको ज़्यादा थकान महसूस होने लगे, आपको सुस्ती ज़्यादा महसूस होने लगी। हमारे पास बहुत सी ऐसी महिलाएं आती हैं जो कहती है कि अचानक से मेरी स्किन में ड्राइनेस बढ़ गया है, जिसके कारण उनको खुजली या जलन ये कंप्लेंट्स ज़्यादा महसूस होती है। अचानक से उनके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। मासिक यानी पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ निर्माण होने लगती है। तो ये सभी समस्या थायराइड के कारण हो सकती है। और एक बात होती है कि बिना किसी कारण के मनुष्य को नैराश्य फील हो सकता है। जी हाँ, ये आप कहेंगे कि आपके आजू बाजू में तान तनाव ही इतना है जिसके कारण थोड़ा बहुत नैराश्य आना स्वाभाविक है, परंतु इसका एक कारण थायराइड भी हो सकता है। अगर आपने थायराइड को वक्त पर ठीक तरीके से निदान नहीं किया और उसके ऊपर अगर उपचार स्टार्ट नहीं किए तो ये नैराश्य यानी कि जो मानसिक कंप्लेंट्स है या जो शारीरिक कंप्लेंट्स है ये और वर्स हो सकती है, जिसका आगे चल के इरिवर्सिबल सिम्टम्स में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो जानते हैं कि क्या है ये थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में अन्य ग्रंथियों की तरह काम करने वाली ग्रंथि है। हमारे शरीर में बहुत सी ग्रंथियां हैं। ग्रंथियों का मुख्य काम होता है कि हार्मोन्स सिक्रेट करना। हर ग्रंथि का अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक ग्रंथि किसी अन्य डिपार्टमेंट में काम करेगी, एक ग्रंथि मासिक निर्माण करने में काम करती है। वैसे ही थायराइड ये जो ग्रंथि है ये हमारा मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करती है। अब मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना मतलब आप जो खाते हो या जो पीते हो या आप जो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हो उसको शारीरिक धातुओं में कन्वर्ट करना या उसको आपके शारीरिक पोषकत्वों में कन्वर्ट करना या एसिमिलेट करना, यह काम मुख्य थायराइड का होता है। जिसके कारण अगर ये कम काम करता है तो आपका वज़न बढ़ना स्वाभाविक है, और अगर ये ज़्यादा काम करता है तो आपका वज़न कम होना ऑब्वियस है। तो ये काम करता है ये थायराइड ग्रंथि। अब हम जानते हैं कि ये क्यों बढ़ता है या ये थायराइड ग्रंथि का काम क्यों खराब होता है। तो इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक तो लोकल यानी थायराइड ग्रंथि में ही कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से ये निर्माण होता है, मतलब वहाँ पे कुछ गांठ निर्माण होना या वहाँ पे कुछ ट्रॉमा लग जाना या कुछ इन्फेक्शन होना। बहुत बार ये गांठ अगर ठीक तरीके से जांच नहीं की तो कभी कभी वो कैंसर की भी हो सकती है। इसीलिए थायराइड की जगह पर अगर आपको सूजन आती हो तो तुरंत अपने नज़दीक के किसी फिजिशियन को ओपिनियन ज़रूर ले। दूसरा कारण होता है जो कि बहुत कॉमन है, वो है चिंता। अगर आप ज़्यादा चिंता करोगे तो थायराइड पे उसका डायरेक्टली परिणाम होता है, क्योंकि आप थायराइड को एक मेंटल शॉक एब्जॉर्बर की तरह बोल सकते हो। इसीलिए ये महिलाओं में ज़्यादा कॉमन है। अब महिलाओं में क्यों कॉमन है? क्योंकि महिलाओं का बहुतांश जो सिस्टम्स है यानी कि मासिक यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो गए, ये हार्मोन्स पे ही डिपेंड रहता है। बहुत बार महिलाएं पीरियड्स के दरमियान या पीरियड्स के तुरंत बाद या यूजुअली भी चिड़चिड़ापन महसूस करती है, उन्हें फटीग महसूस होता है, उनके चेहरे पर या कंधे पर या पैरों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण वो
थकी हुई महसूस करती है और उसकी परिणति चिड़चिड़ेपन में होती है। बहुत बार फैमिली मेम्बर्स को अगर इसकी ठीक तरीके से जानकारी नहीं होगी तो वो उनके स्वभाव को दोष देते हैं, बट ऐसा हर बार नहीं है कि वो उनके स्वभाव के कारण चिड़चिड़ापन कर रही है। अगर कोई व्यक्ति पहले चिड़चिड़ापन नहीं करता था और अभी अचानक से चिड़चिड़ापन करने लग गया है तो एक बार उसमें कोई शारीरिक कारण भी हो सकता है, यह हमें ज़रूर देखना चाहिए। और अगर यह आपने देख लिया और अगर जांच लिया, जो कि बहुत आसान और सस्ता है, तो हम वो उस व्यक्ति की और ज़्यादा डिप्रेशन या और ज़्यादा शारीरिक कष्ट में जाने से हम उसे बचा सकते हैं। इसी कारण महिलाओं में ये डिसीज़ या इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो आप तुरंत उसकी जांच करा सकते हैं। हमारे पास पिछले 5 सालों में ऐसे बहुत से पेशेंट्स आए थे जिनको पहले से ही थायराइड है, जो लोग कंटिन्यूस थायराइड्स के टैबलेट्स ले रहे हैं। शुरुआत उनकी 12.5 mg से हुई, फिर बढ़ते बढ़ते 25, फिर 50, फिर 75, फिर 125, अलग अलग डोसेज में वो टैबलेट्स लेते रहते थे। कुछ महिलाएं बीच में टैबलेट छोड़ भी देती थी, बट इन सब टैबलेट्स के कारण वो उनके रिपोर्ट्स ठीक कर रहे थे। अगर अभी कोई टैबलेट लेने से उनके अगर सिम्टम्स ठीक हो जाते थे तो आगे चल के उनको टैबलेट्स नहीं लगनी चाहिए थी। बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं हमारे थायराइड के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बट हमें लक्षण कम नहीं हो रहे हैं। यही मेन अप्रोच का फ़र्क मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद शास्त्र में है कि मॉडर्न साइंस हमेशा आपके लैब रिपोर्ट्स नॉर्मल सी की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, और एक बार लैब रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद वो आपको भी नॉर्मल घोषित कर देते हैं। बट बहुत बार पेशेंट कहते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बावजूद भी मुझे अभी भी थकान, मेरा वज़न अभी भी बढ़ा हुआ है, मेरे पीरियड्स अभी भी इरेगुलर है, मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं, मेरी स्किन अभी भी ड्राई है, ये वो कंप्लेंट्स रहती ही है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रिपोर्ट्स नॉर्मल आना ये हमारा एम नहीं होना चाहिए, वो लक्षण भी कम होने चाहिए और वापस वो लक्षण निर्माण भी नहीं होने चाहिए। यह हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, जो कि आयुर्वेद शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। अब थायराइड के हम 2 प्रकार कर लेते हैं, जो ग्रॉसली इसके 2 प्रकार हम आपको सरल तरीके से बता सकते हैं। एक तो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो यानी कि कम, हाइपर यानी ज़्यादा। हाइपोथायरॉयडिज्म में उस ग्रंथि का काम जो होता है वो कम हो जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, उसका मुख्य काम क्या था? उसका मुख्य काम जैसे हमने पहले डिस्कस किया वैसे मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना था। अभी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है तो आप जो खाओगे, जो पियोगे, उससे जो निर्माण होने वाले पोषक तत्व है वो निर्माण होने में वक्त लगेगा, जिसके कारण अगर आप कम कालावधि में दूसरा अन्न अगर खाओगे तो पहले का अन्न तो पचा हुआ नहीं रहेगा। अब इसकी परिणति क्या होगी? अगर पहले का अन्न पचा हुआ नहीं है और अगर आपने दूसरा अन्न खा लिया तो एक तो आपको अपाचन होगा, अपाचन नहीं हुआ तो आगे चल के उसकी परिणति चर्बी यानी कि फैट में होगा, तो अल्टीमेटली आपका वज़न बढ़ना है। और एक इसमें यह होता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो होने के कारण न सिर्फ पाचन बल्कि एक्सक्रीशन यानी कि आपके मल को बाहर निकालने वाली जो क्रिया रहती है वो भी मंद हो जाती है, जिसके कारण व्यक्तियों को कॉन्स्टिपेशन होने लगता है यानी मलबद्धता होने लगती है। इसके ऊपर अगर उसे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होता है तो वो कोई भी बाज़ार में से एक हाथ चूर्ण ले लेता है, एक हाथ गोली ले लेता है, जिसके कारण वो टेम्पररी अपना पेट साफ कर लेता है। बट इसमें व्यक्ति 2 तरीके से और अड़क जाता है। एक तो आपका थायराइड का प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रहा है, दूसरी आप आपके शरीर को गलत आदत लगा रहे हो। अगली बार अगर आप वो चूर्ण या वो टैबलेट नहीं लोगे तो आपका पेट साफ नहीं होगा या आपको वो फीलिंग नहीं आएगी, राइट। अब दूसरा प्रकार होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब इसमें क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके फंक्शंस फास्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, यानी कि जो अन्न साधारण रीत्या 3-3.5 घंटे में पचना अपेक्षित है वो 2-2.5 घंटे में ही पच जाएगा, जिसके कारण उस व्यक्ति को तुरंत भूख लगेगी। अभी ये उस व्यक्ति को अगर ज्ञात नहीं होगा तो उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और इतना खाने के बावजूद उसका वज़न तो बढ़ ही नहीं रहा है, उसको वीकनेस ही फील हो रही है। जैसे जैसे उसकी नर्वसनेस बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एंग्जाइटी बढ़ती है। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट होने के कारण उसका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने के कारण उसके सीने में धड़धड़ या हमें उसे कहते हैं पाल्पिटेशंस,
घबराहट, ये चीज़ें होने लगती है, जिसके कारण उसको हृदय रोग की शंका निर्माण होना स्वाभाविक है। इस कारण व्यक्ति का वज़न कम होते जाता है, उसकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है और वो बिना कारण ही थका हुआ सा और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा महसूस करता है। अब आयुर्वेद में इस दो कैटेगरी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट बताई गई है। ऑफ कोर्स इसमें आपको आहार यानी परहेज का ध्यान तो रखना ही है। मतलब ये सिंपल कॉमन सेंस की बात है। अगर आप हाइपोथायराइड से ग्रसित हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो चल रहा है तो आप उसे भारी खाना दोगे या हल्का खाना दोगे? आप उसे हल्का खाना देना अपेक्षित है, जो पचने में आसान है। आपको दिन में 2 बार या 3 बार निश्चित समय पे खाना खाना अपेक्षित है, जिसका कालावधि मोर देन 4 आवर्स यानी 4 घंटे से ज़्यादा तो भी होना चाहिए। अगर आप हाइपरथायरॉयडिज्म से ग्रसित हो तो आप भारी आहार ले सकते हो, जो कि पोषकत्व में, पोषक मूल्य में भारी हो, न कि सिर्फ पिज़्ज़ा हो, न कि सिर्फ मैदे का चीज़ हो। ये चीज़ें पचने में भारी है पर इसका पोषक मूल्य बहुत ही कम होता है। तो आपको पौष्टिक आहार विद इन अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल्स, हर 3 घंटे में उसे थोड़ा थोड़ा आहार देना अपेक्षित है। तो इस तरह हम आहार को रेगुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है औषधि। ये दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग औषधि आयुर्वेद में बताई गई है, जैसे कि गिलोय हो गया, पुनर्नवा हो गया। ये सब चीज़ों की वजह से आपका जो ग्रंथि का नियंत्रण है या मेटाबॉलिज्म है वो रेगुलेट होने में मदद होती है। अब यानी कि आप मेडिसिन ले रहे हो, आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल आ रही है, तो ये वापस नहीं हो, इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं? आयुर्वेद में व्याधि अपुनर्भव यानी कि वो व्याधि वापस नहीं निर्माण होनी चाहिए, इसके लिए पहले तो पंचकर्म यानी कि शरीर की शुद्धि बताई गई है। अब इसमें यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म में, जिसमें पीरियड की इरेगुलरिटीज़ भी ज़्यादा पाई जाती है, उसमें वमन नामक जो पंचकर्म है वो एडवाइस किया जाता है। वमन में आपको विशिष्ट मात्रा में कुछ दिनों तक कड़वा घी पीना पड़ता है और फिर उसे स्पेसिफिक डे पे वैद्य की निर्देश अनुसार उस दिन में आपको कुछ काढ़े पिलाए जाते हैं और आपके सारे शरीर के जो दोष होते हैं वो उल्टी द्वारा निकाले जाते हैं। जब आपका ये सारे दोष उल्टी द्वारा निकल जाएंगे तब आपका थायराइड ग्रंथि नॉर्मल लेवल पे काम करना शुरू हो जाएगा। बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। आपका कहीं पर भी इस पर यह एजम्पशन होता होगा कि एक बार आपने कोई पंचकर्म करा लिया तो आपको वापस थायराइड ग्रंथि ज़िंदगी भर वैसे ही चली रहेगी क्या? उसका उत्तर नहीं ऐसा है। उसके बाद भी आपको कुछ परहेज होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट परहेज नहीं है, बट सिंपल से प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, उज्जाई प्राणायाम है, भस्त्रिका है, भ्रामरी है, शीतली प्राणायाम है। ये अगर आप प्राणायाम डेली करते हो तो आपकी थायराइड की जो वैल्यूज़ है वो एकदम नॉर्मल लेवल में रहने में एकदम आसान पड़ जाता है। या आपको पहले जो 125 mcg लेना पड़ता था या पहले के टैबलेट का जो डोज हाइयर होता था वो आप आसानी से कम कर सकते हो। इसी तरह दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें हम पेशेंट को विरेचन ये एडवाइस करते हैं। विरेचन में भी आपको विशिष्ट मात्रा में कुछ दिनों तक कड़वा घी पीना पड़ता है, पर इस बार आपके शरीर का जो दोषों का निवारण है या दोष निकालने की प्रक्रिया है वो अधोमार्ग से यानी कि शौच के मार्ग से निकाली जाती है। जब विरेचन हो जाता है तो कुछ दिनों तक पेशेंट को शिरोधारा यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे आपके बॉडीली फंक्शन फास्ट होते हैं वैसे आपकी मेंटल एक्टिविटी भी फास्ट होती है, जिसके कारण आपका शरीर या आपका मन हमेशा बेचैन बना हुआ रहता है। तो उस समय शिरोधारा जब आप करते हो तो ये लेवल्स नॉर्मल या नॉर्मल लेवल में आने में उसकी हेल्प होती है। ये दोनों कंडीशंस में भी नस्य करके जो पंचकर्म बताया है वो आप घर के घर में करने लायक पंचकर्म है और वो आप कर सकते हो। अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म रहेगा तो नस्य यानी कि नाक के द्वारा डालने वाली जो दवाई है वो अलग रहेगी, और जो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म रहेगा तो नाक में डालने वाली दवाई अलग रहेगी। इसी के साथ शरीर में जो ड्राइनेस क्रिएट होता है या बालों का जो रूखापन के कारण वो इजीली प्लक आउट होते हैं, हेयर फॉल होता है, उसमें शिरो अभ्यंग और सर्व शरीर को स्नेहन, ये जो पंचकर्म के पूर्व कर्म बताया है, यह अगर आप नित्य करते हो तो आपका शरीर देर से बुढ़ापे की तरफ जाएगा या यानी कि आपकी एजिंग प्रोसेस है वो
स्लो डाउन हो जाएगी। तो इस दो तरीके से व्याधि को अगर हम बाइफरफिकेट करते हैं तो हम उसका योग्य इलाज कर सकते हैं और वो वापस ना हो इसके लिए योग्य वो स्टेप्स ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको थायराइड रिलेटेड कोई भी समस्या हो या डाउट्स हो तो आप हमारे चैनल्स पे कमेंट सेक्शन में वो डाल सकते हैं और हमें वो कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।